फिर मुझे इसमें से एक मार्कर ये मेरी पॉकेट में से निकाल दो। हाँ इसमें से, थैंक यू। अच्छा जी, कल जो है वो हमने ग्रेडियंट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने वो आपको एग्जांपल बताई थी, वो कर ली थी आपने। वो बड़ी आसान सी एग्जांपल है। नहीं 1.3 है मेरे पास, जो पता नहीं एडिशन है इसमें 1.3 है। वो ये एग्जांपल थी, मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल क्या थी कि आर दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। उसने कहा कि इसका ग्रेडियंट फाइंड करो, यानी कि इसका डेल आर आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल आर आपने फाइंड करना है, तो डेल आर किसके बराबर है? डेल आर जो है वो करली आर ओवर करली एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस करली आर ओवर करली वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस करली आर ओवर करली जेड, जेड यूनिट वेक्टर, इसके बराबर है। अब आपने क्या करना है कि ये आर जो है इसका डेरिवेटिव लेना है, एक दफ़ा एक्स के हिसाब से, एक दफ़ा वाई के हिसाब से, एक दफ़ा जेड के हिसाब से, और तीनों के डेरिवेटिव लेकर इस इक्वेशन में जमा कर देने हैं। तो जब आप ये तीनों डेरिवेटिव लेकर इस इक्वेशन के अंदर जमा करेंगे तो आपके पास ये क्या बनेगा? डेल आर 1/2 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 1/2 2y, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अंडर रूट वाई यूनिट वेक्टर प्लस 1/2 2z, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इन तीनों को जमा कर दें, ऐड अप कर दें। आप इनको ऐड अप करेंगे तो ये क्या होएगा? डेल्टा आर इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड, जेड यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। अब ये ऊपर क्या चीज़ है? ये पोजीशन वेक्टर ही है ना, ये पोजीशन वेक्टर है। एक्स, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई, वाई यूनिट वेक्टर प्लस जेड, जेड यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं आर ओवर आर, ये फाइंड करना था, ठीक है। ये एग्जांपल थी कि आपको ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इसका आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना। अब इसके आगे जो है, जो प्रॉब्लम दी हुआ है वो आपकी असाइनमेंट है, प्रॉब्लम 1.11, ठीक है। ये मैंने कल दी थी ये असाइनमेंट, ये वाली। अब 1.11, 1.12, 1.13 और 1.14, ये आपने करना। 1.14 की से नहीं मिला है, 1.13 हो गया। ये आपने क्वेश्चन 1.29 से करना है, हिंट दिया हुआ उसने। वो तो ऑब्वियसली इसको 1.29 इक्वेशन जो है उससे करना है, उसने हिंट जो है वो दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आप इक्वेशन 1 मैंने बुक शेयर की थी ना, उसके अंदर 1.29 के ऊपर जाएं और देखें कि वहाँ पर उसने, लेकिन ये मुझे एक मिनट, ये कि रोटेशन के अंदर तो नहीं आ रहा, मुझे देखने दें।
ये छोड़ दो सवाल, ये रोटेशन का है, ये रोटेशन का, ये नहीं है बीच में, ये रोटेशन ऑफ वेक्टर है। ये 1.29 वो वेक्टर्स को रोटेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इसको छोड़ दो। 1.13 तक हो गई हैं बस, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना था, कल तो ग्रेडियंट जो है वो हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हमने पढ़ना है, इस ग्रेडियंट के अंदर बार बार एक चीज़ आ रही है, डेल ऑपरेटर। ठीक है, वो डेल ऑपरेटर जो है उसको ज़रा हमने स्टडी करके देखना है। अब जब आप ग्रेडियंट को आप राइट डाउन कर रहे थे, ग्रेडियंट की जो है वो अपीयरेंस जो है उसको लिख रहे थे, तो कल हमने टेम्परेचर का ग्रेडियंट लिया था, तो वो हमने ग्रेडियंट लिखा था कि अगर डेल को हम मल्टीप्लाई करें टी के साथ, डेल को टी के साथ हम मल्टीप्लाई कर दें, तो डेल टी ये इसका ग्रेडियंट बन जाएगा एक्स करली ओवर करली एक्स प्लस वाई करली ओवर करली वाई प्लस जेड करली ओवर करली जेड टी। तो अब ये जो पूरा इसके अंदर ये वाली चीज़ है, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल, डेल ऑपरेटर। ये आपके पास डेल ऑपरेटर है। ऑपरेटर है ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर की फ़िज़िकल मीनिंग का आपको उस वक्त पता चलता है जब ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है, चाहे वो स्केलर फंक्शन हो चाहे वो वेक्टर फंक्शन हो। ठीक है, उसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपको एज सच सिंपली या सिंगली इट हैज़ नो मीनिंग। यहाँ से आपको सिर्फ इसकी मीनिंग ये पता चल गया कि ये जो तीन वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड, उन तीन वेरिएबल्स का ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है उसको शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि तीन डायरेक्शंस के अंदर अगर कोई स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ चेंज आती है तो उसको शो कर रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट आपको कब पता चलेगा, जब ये ऑपरेट करेगा। ठीक है, जब मरीज़ का ऑपरेशन होता है तो उसके इफेक्ट का पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद उस पर क्या इफेक्ट है। तो ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेट होना। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है, इसलिए हम इसको डेल ऑपरेटर का नाम जो है देते हैं। अब ये डेल ऑपरेटर जो है ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डेल ऑपरेटर इज एक्चुअली नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नहीं है। तो उस वक्त तक हम इसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते जब तक कि ये किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट नहीं करता। वी कैन नॉट गिव इट्स specific meaning until it not act on the function।
जब तक कि ये किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट नहीं करता, उस वक्त तक हम इसकी कोई मीनिंग, कोई स्पेसिफाइड, कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो जब हम इसको टी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब आप ये लिखते हैं कि डेल टी, तो डेल टी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डेल इज ऑपरेटिंग ऑन टी, ठीक है। हेयर डेल इज नॉट multiplying by t, but it is operating on t। लेकिन ये यहाँ पर t के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डेल जो है ये एक वेक्टर ऑपरेटर है जो एक्ट करता है टी के ऊपर, एक वेक्टर ऑपरेटर है जो एक्ट करता है टी के ऊपर, लेकिन ये वेक्टर टी से मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो सो वी कैन से that del is a vector operator acts on t, but it not multiplies with t। लेकिन ये t से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये एक वेक्टर है जो एक्ट कर रहा है t के ऊपर, लेकिन ये वो वाला वेक्टर नहीं है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ। इधर इसमें एक ये इजाफा कर लें आप लफ्ज़ का, vector that multiplies with t। ठीक है, तो वेक्टर आप उस सेंस में ले सकते हैं इसके ऊपर, इसको जब ये ऑपरेट हो रहा है, लेकिन उस सेंस में नहीं ले सकते जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल है एक्चुअली, ये इसकी वर्चुअल रियलिटी है। तो अब अगर हम ये कहें कि ये एक ऑर्डिनरी वेक्टर है इन वर्चुअल वे, वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी वर्चुअल मीनिंग है, एक्चुअली ये वेक्टर है नहीं है, लेकिन जब ये एक्ट करता है तो फिर ये वेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ए ऑर्डिनरी वेक्टर वर्चुअली। तो ये एक ऑर्डिनरी वेक्टर है वर्चुअली, ठीक है। वर्चुअली मतलब जिसको आप जो है वो जिसको हम उस वक्त वेक्टर कहेंगे जब ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो वर्चुअल हुआ, एक्चुअल वेक्टर नहीं है,
सकते। जैसे वर्चुअल इमेज नहीं होता, वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसको आप पर्दे के ऊपर देख नहीं सकते, जिसको इमेजिनरी भी कहते हैं। लेकिन रियल इमेज कौन सा होता है, जिसको आप पर्दे पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कब नज़र आता है आपको, यानी कि ये कब वेक्टर बनता है, जब ये ऑपरेट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात, जब ये ऑपरेट, अदरवाइज ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी देखते हैं। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई कि वर्चुअली ये क्या है, ये एक ऑर्डिनरी वेक्टर है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा देखें कि ये एक्ट किस तरह करता है, यानी कि जब ये वेक्टर होता है तो ये एक्ट किस तरह करता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसके करैक्टरिस्टिक्स हमने देखने हैं। प्रॉपर्टीज़ और characteristics of del operator। सपोज करें कि आपके पास एक ऑर्डिनरी वेक्टर ए है। नाउ सपोज वी हैव ए ऑर्डिनरी वेक्टर ए, हमारे पास एक ऑर्डिनरी वेक्टर ए है। तो ये तीन तरह से इसको हम जो है इसका एक्ट करवा सकते हैं। नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर ए। इसको किसी स्केलर ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ए। नंबर 2, मल्टीप्लाई एन अदर वेक्टर बी वाया डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी। ठीक है जी, पढ़ा हुआ है ना ये ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई एन अदर वेक्टर वाया क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। तो अब इसी को देखते हुए ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं को देखते हुए यहाँ पर हमारे पास 3 वेज हैं कि जिसके ज़रिए डेल जो है वो एक्ट करता है या ऑपरेट करता है। ऑपरेट का करना मतलब ये हुआ कि एक्ट करना, एक्शन। ऑपरेशन एक बेसिकली क्या होता है, एक एक्शन ही होता है। सो देयर आर 3 वेज। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं। द ऑपरेटर डेल एक्स कैन एक्ट। नंबर 1, on a scalar function t, तो ये क्या होगा, डेल टी। व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टी। ये क्या है, ये ग्रेडियंट है।
ये पढ़ा है आपने पीछे, अभी पढ़ा ये सारा डिटेल के साथ ग्रेडियंट। नंबर 2, ऑन ए वेक्टर फंक्शन v वाया डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डेल डॉट वी, द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का नाम भी आपने सुना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑन ए वेक्टर फंक्शन v वाया क्रॉस प्रोडक्ट डेल क्रॉस v, इसको क्या कहते हैं? कर्व। तो ये 3 तरीके जो हैं इनसे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्रेडियंट को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो अब हम जो है वो 2 आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक होगा डाइवर्जेंस और एक होगा कर्व, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे वो इसका पहला ऑपरेशन जो ग्रेडियंट वाला है वो हम पढ़ चुके हैं, इस डेल ऑपरेटर का। नाउ अब हमने 2 पढ़नी है। ये ऑपरेशन जो हैं ये आप मैकेनिक्स के अंदर डिटेल के साथ आप इनको कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम इसकी फ़िज़िकल मीनिंग जो है इस लेवल के ऊपर आकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैकेनिक्स में आपने ये सारे प्रूव किए हुए हैं। आप मैकेनिक्स की वो किताब खोल के देखें तो उसमें शुरू में डाइवर्जेंस भी प्रूव हुआ हुआ है, कर्ल भी प्रूव हुआ है, ग्रेडियंट भी प्रूव हुआ है कि ये किस तरह मैथमेटिकली निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अब इनका मैथमेटिक्स जो है वो नहीं चाहिए कि ये प्रूव किस तरह हुए हैं, इधर हमें चाहिए कि ये वर्क किस तरह करते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें गॉसेस लॉ की, तो गॉसेस लॉ में आता है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़ा हुआ है ना गॉसेस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसमें डेल डॉट ई क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स, ठीक है। वहाँ पर वी पर क्रॉस बी दैट इज द कर्व। तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशंस जो हैं वो इनकी चाहिए, इसलिए हमें इनकी फ़िज़िकल मीनिंग का पता होना, प्रूफ ही चाहिए इनकी फ़िज़िकल मीनिंग का पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर। तो अगर हमने डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्ट करना है किसी वेक्टर v के लिए, ठीक है, फ्रॉम दी डेफिनेशन ऑफ डेल वी कंस्ट्रक्ट द डाइवर्जेंस। तो हम डाइवर्जेंस जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होगा? फॉर वेक्टर v, वेक्टर v के लिए जो डाइवर्जेंस है वो डेल डॉट v करली ओवर करली x यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली y यूनिट वेक्टर प्लस करली ओवर करली z यूनिट वेक्टर डॉट वी एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई यूनिट वेक्टर प्लस वी जेड यूनिट वेक्टर। यही होगा। वी वेक्टर है, ये डेल ऑपरेटर है, तो इसको अगर ओपन कर लें डॉट प्रोडक्ट को, तो एक्स डॉट एक्स, वाई डॉट वाई, जेड डॉट जेड, इनकी जो होती है डॉट प्रोडक्ट वो 1 के बराबर होती है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? करली वी एक्स ओवर करली एक्स
प्लस करली वी वाई ओवर करली वाई प्लस करली वी जेड ओवर करली जेड। ठीक है जी, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो ये हमारे पास वी जो है उसका डाइवर्जेंस है। ठीक है, अब ज़रा आप इसकी फिज़िकल मीनिंग जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो आप देखें कि ये जो डेल डॉट वी है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है? स्केलर होती है। यानी कि आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया और वो स्केलर जो है वो निकल आया। तो अगर हम ये ऑब्ज़र्व करें, ऑब्ज़र्व दैट द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन v is itself a scalar del dot v। ये तो एक स्केलर है। तो क्या स्केलर का आपके पास डाइवर्जेंस हो सकता है? नहीं, स्केलर का तो नहीं हो सकता। ये तो मीनिंगलेस सी बात है। स्केलर का कैसे डाइवर्जेंस जो है वो आप लेंगे? वो तो स्केलर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, उसमें तो ये डॉट और क्रॉस वाली बात आती ही नहीं है। ये डॉट और क्रॉस तो किस में आता है? जब वेक्टर्स होते हैं। 2 ज़रब 2 जो होता है वो तो 4 हो जाता है, तो स्केलर है ना। 2 का एक स्केलर नंबर है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, तो वहाँ पर ये मीनिंगलेस है। अब हम देखते हैं ज़रा इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि ज्योमेट्री से हम इसको किस तरह, वैसे डाइवर्जेंस का लफ्जी माना क्या होता है? क्या? फैलना, डाइवर्ज करना। कहते हैं लाइट की रेज है, सोर्स है पड़ी हुई, या तो उससे लाइट की रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है, ये इसका मतलब होता है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल देखते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब जो डेल डॉट वी है, ये बेसिकली ये मेजर कर रहा है कि कितना आपका वेक्टर वी जो है वो स्प्रेड आउट हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट। यानी कि वो जिस पॉइंट के ऊपर वो वेक्टर पड़ा हुआ है वो वहाँ से कितना स्प्रेड आउट हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप यहीं पर एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है कि जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हर तरफ डाइवर्ज हो, फैलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मीनिंग है यहाँ पर कि ये जो वेक्टर है ये स्प्रेड आउट हो रहा है, ये फैल रहा है किसी पॉइंट से। ठीक है, तो द डेल dot v is a measure of how much vector v spread out or diverges from the point। अब सपोज करें कि मैं एक फिगर बनाता हूँ। ये देखें एक पॉइंट है,
यहाँ से ये वेक्टर जो है ये डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, ये इसी तरह इसको आप कह दें कि ये कोई फिगर ए है। तो ये जो फिगर ए है इसमें एरो जो हैं वो पॉइंटेड हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ एरो जो हैं वो पॉइंट, तो यानी कि ये वेक्टर फैल रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन फिगर ए, ये जो फिगर ए है आपकी, हैज़ ए लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। कोई लाइंस आउटवर्ड है तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम लेंगे, क्योंकि एरोज जो हैं वो क्या हैं, वो आउटवर्ड हैं। एज एरोज आर इन आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एरोज जो हैं वो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं। तो अगर मैं इन एरोज को इनवर्ड डायरेक्शन में कर दूं तो फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं यही फिगर जो है इसके अंदर एरोज को यूं कर दूं, ठीक है, ये आपकी कोई फिगर बी होगी। इन फिगर बी एरोज आर इनवर्ड विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम एक और फिगर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी को समझने के लिए फिगर सी बनाता हूँ मैं एक और। ये कोई लाइनिंग इस तरह है, नीचे भी ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये फिगर सी है। तो क्या यहाँ पर फंक्शन का डाइवर्जेंस है इस फिगर में? नहीं है, ये तो सीधी सीधी लाइनें हैं, ये तो डाइवर्ज नहीं हो रही। ठीक है, सो इन फिगर सी द डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन इज ज़ीरो। तो फंक्शन का जो डाइवर्जेंस है इसके अंदर वो ज़ीरो है।
अच्छा, उसके बाद अगर एक और मैं फिगर बनाऊं, डी फिगर बनाता हूँ एक, ये लाइनें एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये एक ही तरफ पॉइंट कर रही है, तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? नहीं, ये एक तरह नहीं थी, कोई एक इस तरफ जा रही थी, इस तरफ जा रही थी, इसलिए आप उसका कंबाइन इफेक्ट नहीं बता सकते थे, इसलिए आपने कहा कि डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो है। लेकिन ये सारी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, एक ही तरफ क्या कर रही हैं? डाइवर्ज कर रही हैं। तो ये अब डाइवर्जेंस, चूँकि आउटवर्ड एरोज हैं, इसलिए ये डाइवर्जेंस जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये इसको नाम दे दो डी फिगर का, ठीक है। द फिगर डी हैज़ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इसका जो है वो पॉजिटिव जो है वो डाइवर्जेंस है। अच्छा, अब इसकी ज़रा अगर हम, ये तो हमने फिगर से इसको डिस्क्राइब किया, अब ज़रा इसकी एक एग्जांपल लेके जो है वो इसको देखते हैं कि डेली लाइफ के अंदर हम इसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी। आप इमेजिन करें कि आप खड़े हैं एक पॉन्ड के एज के ऊपर, तो आप स्प्रिंकल करते हैं कुछ साडस्ट, जो है साडस्ट होती है, बरादा नहीं होता लकड़ी का जिसको कहते हैं, वो जब तरखान लकड़ी काटता है तो आरी के साथ, तो वो उससे वो बरादा बन जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? साडस्ट। एक साडस्ट है, उसको वो स्प्रिंकल करता है, ठीक है। या पाइन के जो पत्ते हैं या पाइन की जो नीडल्स हैं, पाइन होता है स्नोबर का दरख्त जो होता है, उसको पाइन कहते हैं, ठीक है। उसको किसी पानी के सरफेस के ऊपर वो यूँ करके फेंकता है, तो अगर मटेरियल जो है वो स्प्रेड आउट हो जाए, यानी कि जब आप उसको फेंकें तो वो स्प्रेड आउट हो जाए, तो ये क्या है? इट इज़ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अब मसलन आप पानी है, पानी को यूँ नीचे फेंकते हैं तो वो इस तरह फैल जाएगा, तो डाइवर्ज हुआ है ना, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये बाहर की तरफ यूँ करके इसकी लाइनें जो हैं वो निकल गई हैं, ये पॉजिटिव जो है वो डाइवर्जेंस है। तो अगर ये फैलने की बजाय ये आपस में इकट्ठे हो जाएं तो फिर क्या होगा? फिर नेगेटिव डाइवर्जेंस होगा, कलेक्ट हो जाए, ठीक है। मतलब एक बंदा, उसने, अब जारी बात है पंखा चल रहा है, पंखल के ऊपर वो बरादा नीचे फेंकेगा तो वो उड़ के इस तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर आप उसको किसी ऐसी जगह पर फॉल डाउन करेंगे जहाँ पर बाउंड्रीज़ हों कि जो उसको दबा दें, तो वो जब उसको दबाएंगी तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये अंदर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। बोल सकते हैं वो कन्वर्जेंस जो होती है वो आती है आपकी वहाँ पर कम्प्लेक्स वेरिएबल्स के अंदर जो है वो आप इसको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे ना उसमें आएगा कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करवाना देना, डिवर्ज का मतलब किसी पॉइंट से बाहर निकाल देना।
कन्वर्जेंस को कह दो कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है, सादा डाइवर्जेंस जो होता है उसको कह दो कि वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। ठीक है, अच्छा जी, तो इमेजिन you are standing at the edge of pond, एक पॉन्ड के एज पे आप खड़े हैं। स्प्रिंकल सम sawdust, आप कोई sawdust जो है उसको स्प्रिंकल करते हैं, और पाइन नीडल्स ऑन ए सरफेस के ऊपर, या पाइन नीडल जो है उनको सरफेस के ऊपर। इफ द मटीरियल स्प्रेड आउट, इफ द मटीरियल spread out, you will say it is a positive divergence। तो अगर वो स्प्रेड आउट हो जाए, फैल जाए, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। और अगर ये कलेक्ट टुगेदर हो जाए, and if it collects together, अगर ये कलेक्ट टुगेदर इकट्ठा हो जाए, तो हम कहेंगे इट इज़ ए नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पर जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है वो v है, और इस मॉडल के अंदर ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है। मैंने कहा पानी के ऊपर फेंक रहे हैं ना, पानी के, ठीक है। तो द वेक्टर फंक्शन v in this model is the velocity of water। ये आप क्या है, ये 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल है। दिस इज ए 2D एग्जाम्पल, ये एक 2D एग्जाम्पल है जिससे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट डज मीन बाय डाइवर्जेंस। अब जो पॉइंट होता है पॉजिटिव सोर्स का, ठीक है, अब पॉइंट ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंस इज सोर्स, यानी कि जिसमें से निकल रही हैं लाइंस, वो सोर्स है। और अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव डाइवर्जेंस इज सिंक और ड्रेन। उसको सिंक या ड्रेन का नाम जो है वो देते हैं। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सिंक को। और पॉजिटिव डाइवर्जेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सोर्स को। ये आता है ना लफ्ज़ बार बार, सिंक एंड सोर्स, सोर्स एंड सिंक, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है जी। तो अब ये हमने डाइवर्जेंस जो है वो पढ़ लिया। इसमें आ गया एग्जाम्पल 1.4।
ये 1.4 में से डिवर्जेंस लगा हुआ है, वेक्टर फंक्शन ने दिया हुआ है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम 1.15, ठीक है। फिर प्रॉब्लम 1.16 और प्रॉब्लम 1.17, ये आपने करने। अच्छा, ये आपने अलहदा से नीट करके ये असाइनमेंट बनानी है, और मैं एंड पे जब चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर ये आपसे लूँगा मैं, ठीक है।